नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए रुक करते हैं देवभूमि की खबरों का। अब उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में भी संस्कृत पढ़ाई जाएगी। यह जानकारी खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी है। उन्होंने कहा कि मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। इनमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी दी जाएगी। शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, अगर यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। अब मुस्लिम समाज के लोगों में भी बदलाव देखा जा रहा है और वह भी बदलाव चाहते हैं। मदरसों के अपग्रेडेशन से वो बहुत खुश हैं। तो अब 117 मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी और ये बयान सामने आया है और जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड देवभूमि है, अगर यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। ये बयान शादाब शम्स की तरफ से सामने आया है, जिसमें उन्होंने संस्कृत की शिक्षा का और साथ ही साथ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का जिक्र किया है। बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स। देखिए, एक प्रश्न मुझसे पूछा गया कि आप अपने मॉडर्न मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर रहे हैं। उसमें मैंने कहा था बिल्कुल हाँ, हम लागू कर रहे हैं। तो पत्रकार ने मुझसे पूछा कि एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत भी है, तो क्या आप संस्कृत भी पढ़ाएंगे? हमने कहा बिल्कुल, हम अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरे बच्चों को अब हर लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार होगा। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? मैं ये मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है बदलने का, और अब समाज भी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो उत्तराखंड में अब 117 मदरसों में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। इसकी जानकारी खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जा रहा है और जब इस पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा था तो उनसे सवाल किया गया था कि क्या संस्कृत की शिक्षा भी दी जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा देना जरूरी है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी तेज कर दी है। विभागवार कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। इन्वेस्टर समिट में राज्य सरकार का पहला विदेश दौरा 25 से 28 सितंबर को लंदन में होगा। इस दौरे में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे, सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी जा रहे हैं। समिट की तैयारियों को लेकर सचिव सीएम मीनाक्षी सुंदरम से न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की शुरुआत के पूर्व से क्रम में राज्य सरकार के अलग अलग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ सचिव मुख्यमंत्री सुंदरम साहब भी हैं। आपके पास बड़े कई विभाग भी हैं और इन्वेस्टर समिट को आप पहले दिन से आयोजन की शुरुआत से पहले इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। सर, अलग अलग विभाग अपने अपने आयोजन कर रहे हैं समिट के लिए, अब आगे और क्या तैयारी है? एनर्जी सेक्टर पर भी आप लोग एक कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर एक कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, जिसमें एनर्जी के जो अच्छे प्लेयर्स हैं हाइड्रो सेक्टर के और उसके साथ साथ सोलर सेक्टर के, वो बुलाए जाएंगे। उसमें सरकारी प्लेयर्स भी होंगे, निजी प्लेयर्स भी होंगे। और इसके अलावा जो रोड शोज़ करने जा रहे हैं, रोड शोज़ में एक रोड शो में एक फोकस सेक्टर लिया हुआ है। जैसे चेन्नई का जो रोड शो है वो उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। हैदराबाद के रोड शो में एनर्जी सेक्टर फोकस रहेगा और मुंबई के रोड शो में फिल्म और मैन्युफैक्चरिंग फोकस रहेगा। अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग फोकस में रहेगा और ऐसे ही चंडीगढ़ में रियल एस्टेट फोकस में रहेगा। बेंगलुरु में आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा। तो इस तरीके से किया हुआ है। फोकस सेक्टर का मतलब ये नहीं कि बाकी सेक्टर पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हर सेक्टर में ध्यान देंगे, लेकिन एक सेक्टर जो प्रोमिनेंट होगा उस जगह के लिए। अभी ऐसे ही हम लोग जो इंटरनेशनल रोड शोज़ हैं उसको भी प्लान कर रहे हैं। सर, अगर इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो अब आगे की क्या तैयारी है? जैसे 14-15 को दिल्ली में कार्यक्रम है, इसके बाद विदेश के भी दौरे प्रस्तावित हैं। क्या क्या सर कार्यक्रम है? 14 को कट एंड रेसर होगी दिल्ली में। 15 को जो एम्बेसडर मीट था उसको डिफ़र कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे जो एम्बेसीज हैं वो G20 की वजह से बिज़ी रहे, उनके साथ हमारे संपर्क नहीं हो पाई। हमारे पास बहुत कम लोगों का कंफर्मेशन आया था, तो हमने रेगुलर मेल भेज दिया है। अब इसको हम बाद में करेंगे अक्टूबर या नवंबर में। और उसके बाद हमारी रोड शो शुरू होंगे, वो 25 से 30 तक इंटरनेशनल रोड शो का जो पहला
स्थान है लंदन का शुरू होगा, और उसके बाद सितंबर में और उसके बाद अक्टूबर के 3 तारीख को हमारी प्रथम रोड शो, जो डोमेस्टिक रोड शो है, वो दिल्ली में होगा। इस तरीके से उसके बाद हम क्रमवार इसको करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी विभाग अपने लैंड पार्सल या जो उनके पास उपलब्ध है निवेशकों को देने के लिए वो तैयार रखें, उसका एक ब्रोशर हो जो हम लोगों को दें। क्या सर वो तैयार हो चुका है, और अभी कितनी लैंड बैंक के रूप में पहाड़ से लेकर मैदान तक अवेलेबिलिटी है लैंड की? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने लैंड बैंक की सारी डिटेल्स जो है एक बुकलेट के रूप में तैयार किया है। जब भी रोड शोज होंगे हम लोग उसको अवेलेबल कराएंगे। उसके साथ साथ हमारी जितने पॉलिसीज़ हैं उसके अलग अलग बुकलेट्स तैयार हो गए हैं, और हमारी इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स जो सेक्टर वार है वो भी तैयारी हो रही है। तो आपके सचिव मुख्यमंत्री सुंदरम साहब जो लगातार इस इन्वेस्टर समिट को देख रहे हैं और हर छोटी बड़ी बारीक चीज़ पर निगाह है, इस बार इन्वेस्टर समिट में फोकस इस बात पर किया गया है कि जिस राजधानी या जिस क्षेत्र में रोड शो हो वहाँ जो चीज़ प्रमुख है उसको मुख्य रूप से टारगेट किया जाए और निवेशकों को उत्तराखंड के लिए आकर्षित किया जाए। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप, जन न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर आ सकते हैं फैसले। तो बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें बड़े प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर प्रस्ताव रखे जाने और फैसले भी लिए जाएंगे। सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था का प्रस्ताव संभव है। साथ ही साथ एमएसएमई, वन, शिक्षा और ऊर्जा विभाग से संबंधित भी प्रस्ताव आ सकते हैं। तो देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। 142 पीएमश्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का भी शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो इससे पहले राज्य में 11 जिलों में उत्तराखंड सरकार आवासीय छात्रावास चला रही है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई बातचीत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में और भी बेहतर डेवलपमेंट करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये भी उत्तराखंड दौरा IMA और NDA कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। शिक्षा मंत्री के दौरे के बाद ये भी साफ हो गया है कि राज्य इसी साल IMA और NDA कैंडिडेट्स को पुरस्कार की योजना के तहत 77 कैंडिडेट्स को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। भी बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है। आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। यह भी बताते हुए पीएम श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चयन करे और वो मानक भी भारत सरकार के तय है और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड
जिसने कि पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया प्रथम चरण में। लगभग 150 करोड़ रुपया हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपये मिल गई है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का भी, देश के शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में उत्तराखंड कई मामलों में देश की अग्रणी राज्यों में है। विद्या समीक्षा केंद्र, इसकी कल्पना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात की स्कूली शिक्षा को ठीक प्रबंध करने के लिए कल्पना की थी। बाद में वहां उनको उसने बनाया, लेकिन एनईपी इम्प्लीमेंट करने के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसका आज हमने लोकार्पण किया। प्रदेश में 22,000 से कुछ अधिक स्कूल है, उसमें लगभग 23.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 1,22,000 शिक्षक हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी गुणवत्ता, उनकी उपस्थिति, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, उनकी असेसमेंट, उनको ई लर्निंग की व्यवस्था से जोड़ना, उनके लिए स्कॉलरशिप पोर्टल, एक होलिस्टिक तथ्य आधारित डाटा ड्रिवेन गवर्नेंस मॉडल आज उत्तराखंड। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। इसी हफ्ते घोषित होगी दायित्वधारियों की सूची। 10 से 15 नामों की घोषणा की जा सकती है, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को सरकार साधने की कवायद में है। तो उत्तराखंड बीजेपी के लिए ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसी हफ्ते दायित्वधारियों की सूची जारी होगी, जिसमें 10 से 15 नाम घोषित किए जा सकते हैं। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कवायद की जा रही है। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ने महिलाओं को एक और सौगात दी है। उत्तराखंड में दैनितन के रूप में काम करने वाली महिलाओं को भी अब मैटरनिटी लीव की सुविधा मिलेगी। हालांकि सरकारी सेवाओं में काम करने वाली महिलाओं को इसका लाभ पहले से ही मिलता रहा है, लेकिन अब दैनिक वेतन भोगी महिलाओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। बता दें कि साल 2016 के एक शासनादेश के जरिए राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण अधीन विभागों, संस्थाओं में विभागीय और बाहर के स्रोतों के माध्यम से काम कर रहे संविदा, तदर्थ और नियत वेतन लाने वाली महिला कर्मियों को मैटरनिटी लीव अनुमानित किया है, लेकिन इसमें दैनिक वेतन लेने वाली महिलाओं को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते हैं कि टिहरी लोकसभा की बैठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। टिहरी लोकसभा की बैठक जहां पर हो रही है और उसी में बीजेपी के विधायक भी मौजूद हैं। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह भी बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक को खास माना जा रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में चिंतन मंथन का दौर भी जारी है। लगातार बैठकें हो रही हैं और इसी कड़ी में ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हैदराबाद में 17, 18 और 19 सितंबर को होगी। इस बैठक में करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल होंगे। करण माहरा का कहना है कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को भी कांग्रेस लगातार उठा रही है। तैयारियां भी चल रही हैं, हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी हैदराबाद में एक हाई लेवल की मीटिंग है 17, 18, 19 को, और उस मीटिंग में मैं भी जा रहा हूं प्रतिभाग करने, नेता प्रतिपक्ष भी जा रहे हैं और वरिष्ठ जनों को भी बुलाया गया है।
वहाँ हम अपनी रणनीतियाँ तय कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। हल्द्वानी में भी युवा कांग्रेस का प्रदेश स्तर का सम्मेलन है, उसमें भी बैठकों की चर्चा होगी। हम अपने बूथ लेवल्स पर इस समय काम कर। म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मसूरी में शिक्षकों की कमी के चलते नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई की। मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति राकेश थपरियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और सचिव उच्च शिक्षा को आदेश जारी कर 2 दिनों के अंदर अशासकीय महाविद्यालय के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी करने का निर्णय लेने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। माननीय उच्च न्यायालय का पहले से ही आदेश था एक पीआईएल में कि हमें अपने रिक्रूटमेंट पूरा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। हम भर्ती इसलिए नहीं करवा पा रहे थे, एडेड इंस्टीट्यूशन है, काम ये मैनेजमेंट को करना है, पर इसके पहले हमें रिजर्वेशन रोस्टर का अप्रूवल सरकार के से लेना था। ये इशू रिजर्वेशन रोस्टर का सरकार के पास काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। एक पीआईएल की गई थी पहले कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कि क्योंकि उनका सही से टीचिंग नहीं हो पा रही है, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप रिजर्वेशन रोस्टर अप्रूव करें। सरकार को कहा या अप्रूव्ड रोस्टर लाएं, और हमें डायरेक्ट किया कि आप रिक्रूटमेंट। हरिद्वार शहरी क्षेत्र में बाइक और स्कूटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द बने शातिर वाहन चोर गैंग का कनखल थाना पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी लक्सर के बिकमवापुर गांव के रहने वाले हैं। इनमें से एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में बीएससी का छात्र है, तो दूसरा 10वीं की पढ़ाई कर रहा है, जबकि गैंग की कमान 10वीं फेल संभाल रहा था। तीनों दोस्तों के कब्जे से 8 बाइक, 1 स्कूटी बरामद की गई है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि 9 सितंबर को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कनखल निवासी आकाश कुमार की बाइक चोरी हो गई थी, जिसमें कनखल थाना अध्यक्ष नीतीश शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और घटनाओं के खुलासे को लेकर सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया गया। थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को रोका गया था, जो लक्सर के निवासी थे, और इनसे पूछताछ में पता चला कि इनके द्वारा जो बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चोरी की थी। इसके आधार पर उनसे जो थाने लाकर जब विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि लगातार ये कुछ महीनों से सक्रिय थे और शहर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से गाड़ियों को चोरी कर रहे थे, और जो इनको बाद में ले जाकर अन्य जगह पर इसको बेचना था। इनके चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।